राजस्थान जेल प्रेरी एग्जाम के लिए ये हमारा दूसरा कंप्लीट मॉडल पेपर है, जिसके अंदर 30 प्रश्न जो हैं वो राजस्थान कला संस्कृति भूगोल और इतिहास के हैं, और 25 प्रश्न जो हैं वो राज्य व्यवस्था आपदा प्रबंधन सामाजिक विज्ञान और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शामिल हैं। टोटल 55 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिससे आपको अपनी तैयारी का पता चल सके। प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था। यानी सेना का जो हरावल भाग था ना, जो आगे की पंक्ति थी, ठीक है, उसका नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था। हकीम खान सूरी, जगन्नाथ कछवाहा, भामाशाह या फिर पुंजा। तो आगे का जो भाग था सेना का, जिसे हरावल दस्ता बोला जाता है, ठीक है, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे। हाकिम खान सूरी कर रहे थे, ठीक है। यह शेर शाह सूरी के वंशज थे, ठीक है, हाकिम खान सूरी, ठीक है, सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे। और चंदावड़ भाग यानी पीछे का जो हिस्सा था, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे। पूंजा भील जो है वो चंदावल दस्ते यानी जो पीछे का भाग था उसका जो है वो नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाकिम खान सूरी। अगला प्रश्न है कि राजपूताने की किस एकमात्र रियासत ने सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी, ठीक है। किस रियासत ने जो है वो पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना जो है 14 अगस्त 1947 को कर दी थी। कोटा रियासत, बूंदी, शाहपुरा या फिर जैसलमेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा शाहपुरा। शाहपुरा रियासत ने 14 अगस्त 1947 को जो है वो पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 21 फरवरी 1915 को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की शुरुआत करने का उत्तरदायित्व निम्न में से किस क्रांतिकारी ने लिया था, ठीक है। 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र क्रांति की शुरुआत, ठीक है, किस क्रांति के द्वारा की गई थी। रास बिहारी बोस, गोपाल सिंह खरवा, चंद्रशेखर आजाद या फिर भगत सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल सिंह खरवा, ठीक है। गोपाल सिंह खरवा ने जो है वो 21 फरवरी 1915 को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की शुरुआत करने का उत्तरदायित्व है वो संभाला था, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रजा सेवक नामक साप्ताहिक पत्र निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशन शुरू किया गया था। प्रजा सेवक नाम का एक साप्ताहिक समाचार पत्र है, ठीक है, उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के द्वारा, जयनारायण व्यास के द्वारा, ज्वाला प्रसाद के द्वारा या फिर गोपाल सिंह के द्वारा, ठीक है। तो प्रजा सेवक नामक साप्ताहिक पत्र, ठीक है, साप्ताहिक पत्र का जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया था, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिन्हें साधु प्यारेलाल हत्याकांड में 20 वर्ष की कैद हुई थी, ठीक है, साधु प्यारेलाल हत्याकांड के अंदर 20 वर्ष की सजा हुई थी। गोपाल सिंह खरवा को, केसरी सिंह बारट को, अर्जुन लाल सेठी को या फिर ईश्वर दास को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केसरी सिंह बारट, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बारट, ठीक है। साधु प्यारेलाल हत्याकांड में 20 वर्ष की सजा हुई थी केसरी सिंह बारट को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चावंड शैली का संबंध राजस्थानी चित्रकला के किस स्कूल से है। चावंड शैली है वो किस स्कूल से संबंधित है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल या फिर हाड़ौती स्कूल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़ स्कूल। चावंड शैली का संबंध किससे है, मेवाड़ स्कूल से है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गणगौर का त्योहार किस भारतीय महीने में मनाया जाता है। गणगौर का त्योहार है वो भारतीय महीनों के अनुसार किस महीने में आता है। चैत्र, फाल्गुन, बैसाख या फिर माघ, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चैत्र। गणगौर का त्योहार है वो चैत्र माह में मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की स्त्रियों के आभूषणों में कौन सा आभूषण गर्दन से नीचे नहीं पहना जाता, ठीक है। 4 आभूषण दिए गए हैं, जो 3 जो है वो गर्दन से नीचे पहने जाते हैं और एक जो है वो गर्दन से ऊपर पहना जाता है। तो आपको बताना है कि ऊपर कौन सा पहना जाता है, जेला, खड़दावणो, डोडियो या फिर छूत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेला, ठीक है। जेला जो है वो कहाँ का आभूषण है, कान का आभूषण है, ठीक है। जेला जो है वो कान का आभूषण है, बाकी तीनों जो है वो गर्दन से नीचे के आभूषण हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से उस फड़ का नाम बताइए जिसका वाचन नहीं किया जाता, यानी उसका वाचन नहीं किया जाता। गोगा जी की फड़ का वाचन किया जाता है, भैंसासुर की फड़,
रामदेव जी की फड़ या देवनारायण जी की फड़। ठीक है, तो इन तीनों फड़ों का वाचन किया जाता है। भैंसासुर की जो फड़ होती है उसका वाचन नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी तीनों फड़ों का जो है वो वाचन किया जाता है, जबकि भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है। कैला देवी का मंदिर करौली में है, बिल्कुल सही है। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है, बिल्कुल सही है। मेनाल अजमेर में नहीं है। ठीक है, मेनाल कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, मेनाल कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर। ओसिया कहाँ पर है, जोधपुर में है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी तीनों है वो सही है। घनी मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति की बहुतायत वाले जिलों के युग्म का चयन करो। ठीक है, कि कौन से जिलों के अंदर जो है घनी मानसूनी सवाना तुल्य जो वनस्पति है वो पाई जाती है। झालावाड़ व प्रतापगढ़ में, बारां व करौली में, सिरोही व जालौर में, या फिर पाली या फिर जालौर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है कि घनी मानसूनी। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक मानसून है वो कहां पर आता है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ प्रतापगढ़ में होती है। ठीक है, तो घनी मानसून वाले सवाना वन जो है कहां पर पाए जाएंगे, झालावाड़ प्रतापगढ़ में पाए जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आकृति की संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की तुलना की जाती है, विंध्याचल पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, या फिर कुमायूं पर्वतमाला। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से किसकी तुलना की जाती है, अरावली पर्वतमाला की तुलना की जाती है। किसके आधार पर, आकृति और संरचना की दृष्टि के आधार पर जो है वो अरावली पर्वतमाला जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका की जो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है उससे मिलती जुलती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में निम्न में से कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स एवं एल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, या फिर वर्टिसोल या फिर अल्फीसोल। ठीक है, तो सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी वनस्पति मिट्टी पाई जाएगी, एरिडोसोल और एंटीसोल। ठीक है, राजस्थान की अगर बात करूं तो यह जो अर्ध शुष्क और शुष्क इलाका जो है, जो मरुस्थलीय इलाका है अर्ध शुष्क, और राजस्थान का पश्चिमी इलाका जो है, ठीक है, अरावली का पश्चिमी भाग जो है वहां पर एरिडोसोल और एंटीसोल मृदा पाई जाती है, जो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में वर्षा मानसून से प्राप्त होती है, यह मानसून शब्द का अभिप्राय है। ठीक है, मानसून शब्द का क्या अभिप्राय है, हवाओं का सदैव एक ओर बहना, हवाओं का बहुत तेजी से बहना, हवाओं का बहुत धीमी गति से बहना, या हवाओं की दिशा का बदलना। मानसून शब्द से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो मानसून शब्द का अभिप्राय क्या है कि हवाओं की दिशा का बदलना क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। ठीक है, हवाओं की दिशा का बदलना। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली के किस दर्रे द्वारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली के किस दर्रे के द्वारा जो है मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, सांबर गैप, जालोर गैप, पिंडवाड़ा गैप, या फिर पिसांगन गैप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांबर गैप। ठीक है, सांबर गैप के द्वारा जो है वो मरुस्थल का जो है वो विस्तार हो रहा है पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मावट संबंधित है पश्चिमी विक्षोभों से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, बंगाल की खाड़ी के चक्रवात से, या उत्तरी पूर्वी मानसून से। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर मावट है वो किससे संबंधित है, मावट जो होती है, जो शीतकालीन वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। ठीक है, गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। वो किन के द्वारा होती है, पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है। ठीक है, भूमध्य सागर से, ठीक है, भूमध्य सागर से उठकर जो पवनें आती हैं पश्चिमी दिशा से, उससे जो क्या है शीतकालीन में राजस्थान में वर्षा होती है। ठीक है, पश्चिमी भाग में, उसको मावट बोला जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुस्थल तक विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है। यानी बात कर रहा है कि राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल है उसका क्या नाम है, थार का मरुस्थल, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार, लघु मरुस्थल, या फिर महान मरुस्थल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थार का मरुस्थल। ठीक है,
थार का मरुस्थल। भारत और राजस्थान के अंदर मरुस्थल का है, जो मरुस्थल पाया जाता है उसका क्या नाम है? थार का मरुस्थल। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान क्षेत्र में बालुका स्तूपों के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है, जिसमें वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है, इन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, यानी कि जो बालुका स्तूपों के बीच की जो निम्न भूमि होती है ना, ठीक है, जैसे ये दो बालुका स्तूप हैं, यहाँ इनके बीच की जो ये निम्न भूमि है ना, यहाँ पर पानी भर जाता है, ठीक है, अस्थायी झीलें बन जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? टाट या रन, पलाया या खड़िन, थली या फिर माउट। तो इन जो निम्न भूमि वाली जो ये झीलें हैं, इनको क्या कहा जाता है? टाट या रन कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्न में से असंगत युग्म को चुनना है। ठीक है, 4 फैक्ट दिए हुए हैं, जिसमें आपको गलत कौन सा है वो बताना है। ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का अनुपात 17.83% है, यानी कुल जनसंख्या में 17.83% जो है वो अनुसूचित जाति पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति कितनी है? 13.48%। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? उदयपुर और बांसवाड़ा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अनुसूचित जाति के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, ठीक है, अलवर दौसा, ये गलत हो जाएगा। अनुसूचित जाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो जयपुर, ठीक है, जयपुर और गंगानगर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जयपुर और गंगानगर के अंदर जो है वो पाई जाती है। ठीक है, जयपुर और गंगानगर के अंदर है वो पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानसी, वाक्कल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती हैं? कोमलगढ़, माउंट आबू, फुलवारी की नाल या फिर सज्जनगढ़। तो मानसी, वाक्कल और सोम नदियां जो हैं वो फुलवारी की नाल अभयारण्य से गुजरती हैं। फुलवारी की नाल अभयारण्य कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, फुलवारी की नाल जो अभयारण्य है वो कहाँ पर है? उदयपुर में है, और उससे जो है वो मानसी, वाक्कल और सोम नदियां जो है वो गुजरती हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा उदयपुर में आदिवासी लोगों के द्वारा जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, यहाँ इस इलाकों में, ठीक है, जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? वालरा, रोपण, समोच या शुष्क खेती। ठीक है, तो क्या कौन सी खेती कहलाती है? वालरा। क्या कहते हैं खेती को? वालरा कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा हो जाएगा, यानी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन जो है वो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों जो है वो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे प्रथम उर्वरक संयंत्र कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर सर्वप्रथम जो उर्वरक संयंत्र है वो कौन सा है? गुजरात नर्मदा उर्वरक, नंगल उर्वरक, सिंदरी उर्वरक या फिर कोच्चि उर्वरक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सिंदरी उर्वरक। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कौन सा है? सिंदरी उर्वरक। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पहली बार पशुधन विकास नीति लागू की गई थी, कब की गई थी? पहली बार पशुधन विकास नीति जो है वो कब लागू की गई थी? 2001-2002 में, 2003-4 में, 2009-10 में या फिर 2013 में? तो पशुधन विकास नीति जो है वो कब लागू की गई थी? वो लागू की गई थी 2009-10 के अंदर। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पार्क विकसित किए हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? राजस्थान के अंदर 4 कृषि खाद्य पार्क जो है वो विकसित किए गए हैं। किस किस जिले के अंदर वो 4 कृषि खाद्य पार्क स्थित हैं? गंगानगर, कोटा, अलवर, जोधपुर में, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, हनुमानगढ़ में, पाली, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा में या फिर जयपुर, दौसा, अलवर, करौली में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगानगर, कोटा, अलवर और जोधपुर के अंदर जो है वो कृषि खाद्य पार्क है वो स्थित हैं। ठीक है, 4 कृषि खाद्य पार्क हैं जो गंगानगर, कोटा, अलवर और जोधपुर के अंदर स्थित है।
अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना निम्न में से किस तिथि को राजस्थान में लागू की गई थी? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 21 दिसंबर 2016 को, 27 दिसंबर 2019 को, 11 मार्च 2019 को या फिर 23 दिसंबर 2018 को। ठीक है, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है वो कब लागू की गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 दिसंबर 2019 को जो है वो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना लागू की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में नवीन पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब प्रारंभ की गई थी? राजस्थान के अंदर नवीन पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 19 दिसंबर 2016 को, 18 जुलाई 2018 को, 18 दिसंबर 2019 को या फिर 11 मार्च 2018 को। राइट आंसर क्या होगा? 18 दिसंबर 2019 को। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोवर्धन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन जो है वो सत्य है गोवर्धन योजना के बारे में? ठीक है, यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही सत्य हो। ठीक है, इसकी घोषणा बजट 2018-19 में की गई थी। बिल्कुल सही बात है। योजना के तहत पशुओं के गोबर को बायोगैस और बायो सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य महानगरों में 2022 तक 25,000 गोबर गैस प्लांट लगाना है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 2 और 3 जो है वो सही कथन है, चौथा कथन है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? निंदा प्रस्ताव का, ठीक है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का, कटौती प्रस्ताव का या फिर स्थगन प्रस्ताव का। ठीक है, तो संघीय बजट के अंदर कौन सा प्रस्ताव आता है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव जो है वो संघीय बजट से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को खालिस्तान है। विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को खालिस्तान है, फैलाता है, संकुचित करता है, कम करता है या फिर कमजोर करता है। ठीक है, यानी जो विनिर्मित वस्तुएं होती हैं उनका निर्यात करने से व्यापार और वाणिज्य को क्या होता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? फैलता है। ठीक है, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करेंगे तो व्यापार और वाणिज्य जो है वो फैलता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि एक ही व्यक्ति एक समय में 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह प्रावधान संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया था? ठीक है, यानी एक व्यक्ति जो है वो एक बार में एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 5वें संविधान संशोधन में, 11वें संविधान संशोधन में, 7वें संविधान संशोधन में या फिर 22वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वें संविधान संशोधन में। अब आपको यह बताना है कि 7वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, किस वर्ष किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस अधिनियम योजना के तहत किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, क्रिप्स योजना 1942 के तहत, कैबिनेट मिशन योजना 1916 के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो किस अधिनियम योजना के तहत किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में उप मुख्यमंत्री निर्वाचित होने वाले गैर कांग्रेसी व्यक्ति कौन थे? ठीक है, कि राजस्थान में उप मुख्यमंत्री निर्वाचित होने वाले गैर कांग्रेसी नेता भैरों सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, हरिशंकर भावड़ा या फिर टिक्काराम पालीवाल। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? हरिशंकर भावड़ा जो है वो निर्वाचित उप मुख्यमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी नेता थे। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन है वो सही नहीं है? उपखंड अधिकारी दंड नायक के रूप में अपने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर सकता है। सन 1956 में तहसीलदार सेवा पर नियंत्रण राजस्व मंडल को सौंपा गया था। निर्वाचन की दृष्टि से उपखंड अधिकारी को पंजीयन अधिकारी कहा जाता है। ठीक है,
भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई ग्राम पंचायत को माना गया है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो गलत है। ठीक है, सही नहीं है। तो भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई ग्राम पंचायत को नहीं माना गया है। ठीक है, बाकी तीनों जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पारा ही केवल ऐसी वस्तु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी द्रव्य ही बनी रहती है, इसका क्या कारण है? यानी जो पारा जो है, जो धातु होती है, जो द्रव्य के रूप में होती है, ठीक है, उसका क्या कारण है? निम्न आयनन विभव के कारण, बहुत उच्च आयनन ऊर्जा और क्षीण धात्विक होने के कारण, उच्च परमाणु भार होने के कारण, या उच्च वाष्प दाब होने के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पारे का द्रव्य के रूप में रहना क्या हो जाएगा मुख्य कारण? कि बहुत उच्च आयनन ऊर्जा और क्षीण धात्विक का गुण होने से क्या होता है कि पारा जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी द्रव्य के अंदर बना रहता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरण क्या करता है? वेग को बढ़ा देता है, वेग को घटाता है, वेग को परिवर्तित करता है, या अभिक्रिया को आरंभ करता है। ठीक है, उत्प्रेरण क्या करता है? किसी भी अभिक्रिया के अंदर क्या करता है? वेग को जो है वो परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तारे टिमटिमाते हैं, इसका क्या कारण है? तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? अपवर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण, परावर्तन के कारण, या फिर प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? प्रकीर्णन के कारण जो है वो तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? ठीक है, यानी जो पेट और शरीर के जो अन्य आंतरिक अंग हैं उनके अन्वेषण के लिए जो है वो एंडोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो एंडोस्कोपी है वो किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, व्यतिकरण परिघटना पर, विवर्तन परिघटना पर, या फिर ध्रुवण परिघटना पर। तो एंडोस्कोपी जो है वो किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है? ज्ञान तंतु, मांसपेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, या फिर गुर्दे कोशिका। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी हो जाएगी? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? कोशिका के अंदर राइबोसोम जो है वो क्या कार्य करता है? प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ करता है, स्त्रवण उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, या प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेबीज रोग होता है पागल कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से, बंदर के काटने से, या फिर उपयुक्त में से कोई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं है ये। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पागल कुत्ते के काटने से। ठीक है, रेबीज रोग जो है वो पागल कुत्ते के काटने के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है? डेंटिन, इनेमल, फीमर, या फिर स्टेपेज। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वायु को प्रदूषित कौन सी गैस नहीं करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वायु को प्रदूषित नहीं करती है। बाकी तीनों से जो है वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण होता है वेसोप्रेसिन, एल एस एच द्वारा, एल टी एच द्वारा, या फिर एल एच द्वारा। तो शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है? एल एच द्वारा होता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश में बाढ़ की विकरालता को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण योजना 1954 में शुरू की गई। इसके अलावा देश में बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना जो है वो भारत के अंदर कब की गई थी? वर्ष 1954 में, 1956, 1958, या फिर 1960 में। तो बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की जो स्थापना है
वो 1954 के अंदर है वो की गई थी, ठीक है। और बाढ़ नियंत्रण योजना की शुरुआत कहां पर हुई थी? 1954 में हुई थी, ठीक है। और 1954 में जो है वो बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की भी है वो स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत मौसम विभाग द्वारा प्रयुक्त रंग कोड में कौन सा है वो असंगत है, ठीक है। रंग कोड जो है भारतीय मौसम विभाग द्वारा, तो कौन सा रंग कोड जो है वो गलत है? काले रंग का मतलब क्या है कि उच्चतर स्तर की चेतावनी, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। उच्चतर स्तर की चेतावनी जो है वो लाल रंग के द्वारा की जाती है, ठीक है, लाल रंग। नारंगी रंग अत्यंत खराब मौसम है, तैयार रहें। पीला रंग खराब मौसम होने की संभावना। हरा रंग सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पहला जो है उच्चतर स्तर की चेतावनी के लिए लाल रंग का कोड है वो प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया था? आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया? 13 जनवरी 2003 को, 21 मार्च 2004 को, 5 सितंबर 2005 को, या 23 दिसंबर 2005 को। तो भारत सरकार द्वारा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है वो कब लागू किया गया था? 23 दिसंबर 2005 को। आपदा प्रबंधन अधिनियम 23 दिसंबर 2005 को जो है वो लागू किया गया था। अगला प्रश्न है जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण, शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण, या सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान। जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? जैव उपचारण क्या होता है कि जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? जैव उपचारण कहलाता है, ठीक है। यानी किसी जीव के द्वारा जो विषैले पदार्थ होते हैं उसका जो निष्कासन किया जाता है, उसको जो खत्म किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? जैव उपचारण कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष GCF के लिए सही नहीं है? इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। यह विकासशील देशों में कार्यक्रम और नीतियों का समर्थन करेगा। विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे। यह कोष वर्ष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? या फिर प्रारंभ किया, ठीक है, प्रारंभ किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि जो पहला है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, बाकी तीनों जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री नारी शिक्षण प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ठीक है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? महिला और बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान की 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? 18, 20, 21 या फिर 19? तो 16वीं विधानसभा में राजस्थान में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? 21 है, ठीक है। 21 जो है वो महिला विधायक हैं 16वीं विधानसभा राजस्थान के अंदर, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2024 के विजेताओं में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, अर्जुन पुरस्कार 2024 में कौन शामिल नहीं है? अमन सिंह मिला है इनको, अभय सिंह को मिला है, नवदीप को मिला है, धन्नाराम गोदारा को जो है वो अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो राइट है और चौथा ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 जनवरी को 27 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया था। यह कथन सत्य है। त्रिनिदाद टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू सार्वजनिक कैटेगरी को यह पुरस्कार दिया गया है। दोनों कथन जो है वो सत्य हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस IAC का आयोजन 14 से 18 अक्टूबर 2024 को कहाँ किया गया था? पेरिस फ्रांस के अंदर, मिलान इटली के अंदर, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, या ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना के अंदर। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस IAC का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था? मिलान इटली के अंदर है वो किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।